नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर है पीके के 1 करोड़ के दावे को हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले पीके के 1 करोड़ के दावे को समझाएंगे। जेडीयू के मिलन वाली रणनीति को भी समझाएंगे। आपको यह भी समझाएंगे कि वक्फ एक्ट में संशोधन क्यों हो रहा है। बिना अप्रोच वाले पुल के मायने को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गिरिराज सिंह के कार की बजाय बाइक से जाने की। और बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब हालात हो गए जब केंद्रीय कपड़ा मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल गिरिराज सिंह को संविदा पर बाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया और अपनी 12 सूत्री मांगों के बारे में बताने लगी। आपको बताएं कि 22 जुलाई से बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले एएनएम कार्य बहिष्कार है। स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन और सरकार से मांगों को की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जैसे ही उन लोगों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी मांग पत्र सौंपने की कोशिश की, तभी गिरिराज सिंह कार छोड़कर बाइक से निकल गए। वो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी कार छोड़ी और बाइक से जाते हुए गिरिराज सिंह इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जब गिरिराज सिंह बाइक से निकले उस समय उन्होंने इशारा भी किया कि किस तरह से उन्हें रास्ता लेना और किधर से उन्हें निकलना है। हालांकि इस दौरान सड़क पर बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि समुदाय जो कर्मी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी अड़े हुए हैं और उसी को लेकर वो प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके स्थानीय सांसद वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मांग पत्र उन्हें सौंपने की कोशिश की, लेकिन गिरिराज सिंह ने कार छोड़ी, बाइक पर बैठे और निकल लिए। समान वेतन की मांग पत्र लेकर आए थे सर से मिलने के लिए। हम लोग को उनसे कोई मतभेद नहीं या किसी चीज की कोई झंझट नहीं थी। सिर्फ वो हम लोगों की बात सुनती, मांग पत्र लेते, बस हम लोग वापस हो जाते। लेकिन सर हम लोग को देख के अपनी गाड़ी छोड़ के बाइक में बैठ के भाग गए। ये क्या जनप्रतिनिधि का काम है सर? अच्छा। जिस समय उनको वोट लेनी होती है उस समय दरवाजे पर जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका सेवक है, हम आपकी सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आज जब एक एनएचएम कर्मी उनसे मिलने आई तो वो क्या किए, अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठ कर भाग गए। तो खबर तो समझिए। मैं इस पूरी खबर को आपको समझाते हैं। 22 जुलाई से बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले एएनएम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, डेट याद रखिए। 22 जुलाई से बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले एएनएम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे प्रमुख समान काम और समान वेतन की मांग की जा रही है। कम पैसे में 8 घंटे की ड्यूटी इनको ज्यादा लगती है। इसके अलावा ये लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बेगूसराय में एक कार्यक्रम था। प्रदर्शनकारियों ने गिरिराज सिंह के काफिले को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भीड़ की वजह से गिरिराज सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि गिरिराज सिंह कार की बजाय बाइक पर बैठकर निकल लिए ताकि अपने कार्यक्रम में समय पर पहुंच सके। पटना का रुख करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में जन स्वराज की ओर से कार्यक्रम सम्मेलन हुआ। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को 1 करोड़ सदस्यों के साथ मिलकर दल बनाने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 करोड़ सदस्य के साथ पार्टी बनाना एक रिकॉर्ड होगा। कभी नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे, अब खुद की पार्टी बनाने जा रहे हैं। बात हो रही है राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाकर चर्चित हुए प्रशांत किशोर की। जन सुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ नई पार्टी का गठन होने जा रहा है। जुटेंगे, बैठेंगे और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में
इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग निकालने वाला अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने के पहले एक साथ राज्य के सभी दलों पर निशाना साधा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए 30 साल से ये लोग सत्ता में हैं। अगर आप मूर्खों को राजा नहीं बनाना चाहते हैं तो समझदारों को सामने लाइए। इसमें प्रशांत किशोर आपकी मदद कर सकते हैं। जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। प्रशांत किशोर ने अगले चुनाव में सभी पार्टियों के सफाई का दावा किया है। साथ में ये भी कहने से नहीं चुके कि उनके दावे सच साबित होते हैं। ये अलग बात है कि लोकसभा में किए उनके दावे की वजह से किरकिरी हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पीके के 1 करोड़ के दावे को अब समझ लीजिए। प्रशांत किशोर एक मचे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, राजनीतिक दलों के लिए माहौल बनाते रहे हैं। प्रशांत किशोर जानते हैं कि कैसे लोगों तक बात पहुंचानी होती है, जबकि वो खुद अब पार्टी बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 1 करोड़ सदस्य के साथ पार्टी बनाने का दावा कर दिया है। 1 करोड़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी चर्चा हर ओर होना लाजमी है। मतलब यह कि 1 करोड़ की चर्चा कर पीके ने पार्टी बनाने से पहले ही अपने लिए माहौल बना दिया है। और आरजेडी की कई नेताओं ने पटना के जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह में जेडीयू का दामन थाम लिया। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने इन नेताओं का स्वागत किया। इसे आरजेडी में जेडीयू की बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, राजनीतिक दलों ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला भी तेज होने लगा है। जेडीयू पटना ऑफिस में एक मिलन समारोह हुआ। इसमें कई आरजेडी के नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। खास करके समस्तीपुर जिला से जुड़े हुए नेताओं ने समस्तीपुर जिला के आरजेडी के प्रदेश स्तर तक के कई अधिकारी और कार्यकर्ता आरजेडी छोड़कर जेडीयू के हो गए। खास बात यह है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि और खास माननीय पार्टी के नेता प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के क्षेत्रीय इलाके से हैं। आरजेडी से जेडीयू में आने वाले इन नेताओं का बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने स्वागत किया। नेताओं ने कहा है कि इनके मान सम्मान का खास ख्याल रखा जाएगा और माना जा रहा है कि इस मिलन समारोह के जरिए जेडीयू ने आरजेडी में बड़ी सेंधमारी की है। वैसे ये बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव अपनी नई राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जबकि जेडीयू में मिलन समारोह के जरिए आरजेडी नेताओं की एंट्री तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरी खबर को समझाएं उससे पहले झारखंड से एक बड़ी खबर मिल रही है, उसको समझ लीजिए। झारखंड के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर के पूर्वी से विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ दिन पहले सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आपको यह भी बताएं कि सरयू राय कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे और आज आधिकारिक घोषणा हुई है। सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करने की जानकारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। संजय झा ने लिखा है, जेडीयू परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जमशेदपुर पूर्वी के माननीय विधायक सरयू राय जी को जेडीयू की सदस्यता दिलाई।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनका पिछले कई दशकों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। मुझे विश्वास है सरयू राय जी के आने से झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री एवं जेडीयू के झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, माननीय विधान पार्षद संजय गांधी और प्रदेश महासचिव मनीष कुमार जी मौजूद थे। आइए अब जरा सरयू राय की राजनीति के जो सफर है उसको समझ लेते हैं, किस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा है। झारखंड के कद्दावर नेता रहे सरयू राय और सब जानते हैं पिछली बार जो उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे उन्हें हराकर विधायकी जीती थी। 1992 में बीजेपी उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन की थी। 2005 में जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। 2005 में वो जमशेदपुर से चुनाव लड़े और जीते। रघुवर दास की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया और बाद में रघुवर दास के खिलाफ ही वो चुनाव भी लड़े। 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़े, बीजेपी में थे लेकिन अचानक से नाराज हो गए बीजेपी से और फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। सिटिंग मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव हराया और सिटिंग मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। रघुवर दास को उन्होंने चुनाव हराया और उसके बाद वहां से वो जीते भी। तो जेडीयू की मिलन वाली राजनीति को अब आपको समझा देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहीं झारखंड में भी विधानसभा की इसी साल चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो जाए। यही वजह है कि झारखंड में सरयू राय को जेडीयू में शामिल कराया गया है। सरयू राय झारखंड के कद्दावर नेता हैं। दूसरी ओर बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जेडीयू में शामिल कराया जा रहा है ताकि बिहार विधानसभा में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो जाए। आरजेडी के जो वर्किंग कार्यकर्ता हैं उनको जेडीयू में इसीलिए शामिल कराया गया कि पार्टी थोड़ी सी और स्थिति उसकी मजबूत हो जाए। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़ा संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा रहा है। इन प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिसमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। संशोधन की चर्चा के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी खूब तेज हो रही है। 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिस दिन धारा 370 हटाने का बिल आया, उसी 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार 5 अगस्त 2024 यानी सोमवार को वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबरों के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बता दिया। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि एक बार प्रस्ताव आ जाए कि किन किन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, इसके बाद पार्टी अपना विचार रखेगी। किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पर रखेगी।
वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा और उस पर चल रही बयानबाजी के बीच ये जान लीजिए कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है जो मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी जाती है। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। अब अगर वक्फ एक्ट में संशोधन हो जाता है तो वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर अपना दावा करता है उसे साबित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझ लेते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, यानी कि उन्हें सजो कर रखता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ बोर्ड क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है और संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करता है। जितनी भी संपत्ति और उससे मुनाफा होता है उसका वक्फ बोर्ड उसका ख्याल रखता है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इसको अस्तित्व में लाए थे। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। 1995 में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए नया संशोधन कानून आया था। वक्फ बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न जो भी संपत्ति है उसका ठीक से इस्तेमाल हो रहा है। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख से ज्यादा की संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्र भी काफी ज्यादा है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। अब वक्फ बोर्ड होता क्या है, अब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है और संपत्तियों का प्रबंधन करना इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में अब आपको समझाते हैं कि वक्फ एक्ट संशोधन क्या होता है। मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए लोगों ने जमीन दान की। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। लेकिन समय समय पर अनियमितता का आरोप लगता रहता है। वक्फ की जमीन पर कब्जे की खबरें आती रहती हैं। दबंग मुस्लिम वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सूत्र बताते हैं नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल ला रही है। करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है, जिनके जरिए जिला मजिस्ट्रेट के जरिए वक्फ की संपत्ति पर निगरानी रखी जा सकती है। अब वेरिफिकेशन से पहले कोई भी जमीन वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। बोर्ड की संरचना में बड़ा बदलाव होगा और इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि महिलाओं को और ज्यादा मजबूती मिल सके। तो खबर तो समझिए, मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।